सर्दियों का मौसम था। तेज तूफानी बारिश चल रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में थे। तभी बारिश में भीगती हुई एक लड़की, जिसने बेहद सुंदर काले रंग की गाउन पहनी थी, किसी गाड़ी के पास आकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगती है। जल्दी खोलो दरवाज़ा, प्लीज़ जल्दी खोलो। गाड़ी के अंदर बैठा रघु ये आवाज़ सुनकर अचानक हैरान रह गया। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, वह लड़की रघु की बाहों में गिर पड़ी और बेहोश हो गई। रघु घबराकर उसके चेहरे को थपथपाने लगा। हेलो मैडम, क्या हुआ है? होश में तो आओ। वह बार बार यही कहता रहा, पर लड़की की आंखें बंद थी। बारिश में भीग जाने की वजह से लड़की का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। इतनी तेज बारिश में रघु को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और तेजी से अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने लड़की को सूखे कपड़े और कंबल से ढका ताकि उसका शरीर थोड़ा गर्म हो सके। लड़की का तेज बुखार हो गया था। रघु ने उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी और ध्यान से उसका ख्याल रखने लगा। वह लड़की रघु के लिए पूरी तरीके से अनजान थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में उस लड़की के लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो रही थी, जैसे किसी अनजान रिश्ते का एहसास हो। रघु ने देखा कि लड़की का बुखार कम नहीं हो रहा था, बल्कि उसका शरीर और ज्यादा कांपने लगा। वह परेशान होकर सोचने लगा, अगर मुझे इस लड़की की जान बचानी है तो आज मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। रघु ने तभी धीमी आवाज में ये कहते हुए उसने अपने शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और तुरंत उस लड़की के पास आकर लेट गया ताकि अपने शरीर की गर्मी उसे थोड़ी जान मिल सके। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी रघु ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उस रात रघु अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था। बाहर मुसल्लेधार बारिश हो रही थी। सड़कें पानी में डूब गई थी और हवा इतनी तेज थी कि गाड़ी तक हिल रही थी। उसने समझदारी दिखाते हुए टैक्सी को सड़क के किनारे पर रोक लिया। रघु जानता था कि ऐसे मौसम में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं। गाड़ी अगर बीच रास्ते खराब हो गई तो उसे न ठीक करवाने के पैसे थे और न कोई मदद मिलती। इसलिए उसने तय किया कि जब तक बारिश थम न जाती वह यहीं रुक जाएगा। वैसे भी उसका कौन सा घर पर इंतजार कर रहा था। ना कोई बीवी थे ना कोई बच्चे। रघु ने सीट को थोड़ा पीछे किया, टोपी सिर पर रखी और आंखें बंद कर ली। बाहर की ठंडी हवा और बरसात की आवाज़ धीरे धीरे उसे नींद की ओर ले जा रही थी। सुनसान सड़क पर बस बारिश की बौछार और कभी कभी बिजली की चमक थी। कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक किसी ने गाड़ी की खिड़की पर जोर से दस्तक दी। रघु चौंक गया। उसने टोपी हटाई और देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, कपड़े जगह जगह से फटे हुए, बाल बिखरे, चेहरा डर से सफ़ेद पड़ा हुआ था। वह कांपते हुए बोली, दरवाज़ा खोल दीजिए जल्दी। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। रघु ने झट से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। लड़की अंदर आई और जल्दी से बोली, जल्दी चलो, प्लीज़ जल्दी चलो। रघु ने चौंक कर पूछा, कहाँ चलना है? वह बोली, मुझे नहीं पता, बस चलो, जल्दी चलो। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह बार बार पीछे देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। रघु समझ नहीं पा रहा था कि वह नशे में है या डर के मारे होश खो बैठी है। कुछ ही क्षणों में उसने सिर पीछे की सीट पर टिका दिया और बेहोश हो गई। रघु हक्का बक्का रह गया। अब वह क्या करे? बाहर तूफान था और टैक्सी के अंदर एक अनजान लड़की बेहोश पड़ी थी। उसने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। लड़की के बाजू पर नाखूनों की खरोंचें थी, गले पर भी लाल निशान थे। उसके कपड़े फट चुके थे। रघु ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और जल्दी से अपनी शॉल उतार कर उसके ऊपर डाल दी। लड़की पिछली सीट पर लेटी थी। चेहरा शांत था, लेकिन उसके हाव भाव बता रहे थे कि उसने किसी खौफनाक चीज का सामना किया है। रघु ने चादर उसके मुंह पर खींच दी ताकि उसे ठंड न लगे। कुछ देर तक वह सोच में डूबता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक सामने से एक कार तेज रफ्तार से आई। हेडलाइट की लाइटें उसकी आंखों पर पड़ी और वह एकदम चौंधिया गया। उसने हाथ से आंखों को ढका और देखा कि उस कार से दो नौजवान उतर रहे थे। दोनों उसकी टैक्सी के पास आए और खिड़की पर दस्तक देने लगे। रघु ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और बोला, जी क्या बात है? उनमें से एक बोला, यहाँ से कोई लड़की भागती हुई आई थी क्या? रघु ने आश्चर्य जताते हुए कहा, कौन सी लड़की? मैंने किसी को नहीं देखा। दूसरा नौजवान बोला, वो हमारे घर की है, भाग गई है, अभी यहीं कहीं दिखी थी। रघु ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता भाई साहब, मैं तो बारिश से बचने के लिए यहाँ खड़ा था। दोनों युवक बार बार टैक्सी के अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। रघु का दिल जोरों से धड़क रहा था। पिछली सीट पर आयशा अब तक बेहोशी हालत में शॉल में लिपटी हुई ऐसी पड़ी थी मानो कोई सामान रखा हो। उसकी टांगें मुड़ी हुई थी और वह ठंड से हल्का कांप रही थी। उनमें से एक ने पूछा, पीछे क्या रखा है? रघु ने तुरंत कहा, मेरा सामान है, टैक्सी ड्राइवर हूँ, हर वक्त कुछ न कुछ साथ रहता है, अब सब खोल के दिखाऊं क्या?
दोनों युवक एक दूसरे को देखने लगे। बाहर बारिश की तेज आवाज और आसमान में गूंजती बिजली उस माहौल को और डरावना बना रही थी। रघु के माथे पर पसीना झलकाया, लेकिन उसने अपनी आवाज में किसी भी तरह की घबराहट नहीं आने दी। रात की काली और तूफानी बारिश शहर की सड़कों को जैसे निगल चुकी थी। हर तरफ पानी ही पानी था और हवाएं से चल रही थी, लगता कि कोई तूफान आने वाला है। तभी रघु बोला, ऐसे ही तूफानी बारिश ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। टैक्सी है कि चलने का नाम नहीं ले रही, और तुम हो कि बिना वजह मेरा भेजा खाए जा रहे हो। पता नहीं किस लड़की का पूछ रहे हो। और अरे जाओ मियाँ, अपना काम करो, हमें भी अपने घर जाने दो। ये बात रघु की थी। पेशे से वह टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन दिल का बहुत सीधा साधा आदमी। उस वक्त वो बारिश में टैक्सी के पास खड़ा झुंझला रहा था। सामने खड़ा पुलिस वाला किसी लापता लड़की के बारे में पूछताछ कर रहा था। रघु ने झुंझलाकर जवाब दिया और फिर गुस्से में टैक्सी का दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस वाला पास खड़ी गाड़ी के ड्राइवर से बोला, लड़की टैक्सी में नहीं है, मुझे लगता है कहीं छुप गई है। ये कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठ गया और वहां से चला गया। रघु ने गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन तेज थी, क्योंकि उसकी टैक्सी की पिछली सीट पर वही लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं कौन थी, कहाँ से आई और कैसे उसकी टैक्सी में आकर गिर गई। बस इतना याद था कि जब उसने टैक्सी रोककर दरवाजा खोला तो ये लड़की पूरी तरीके से भीगी हुई थी, बेसुध हालत में सड़क के किनारे पड़ी थी। इंसानियत ने उसे मजबूर किया, वह उसे वहां से उठाकर टैक्सी में बिठा लिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रघु आखिरकार अपने मोहल्ले शाहजहानपुर पहुंचा। रात के 2:30 बज चुके थे। गलियां सूनी थी, बस कहीं कहीं पानी की आवाज और बिजली की कड़क थी। रघु का छोटा सा घर था, ना ज्यादा बड़ा ना बहुत तंग। अकेला रहता था वहां। उसके माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। बस उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम सिया था, जिसकी भी शादी हो चुकी थी। सिया हमेशा कहती थी, भैया अब तो शादी कर लो, लेकिन हमेशा रघु हंसकर टाल देता। मैं ऐसा बखेड़ा नहीं पाल सकता, पहले शादी फिर बच्चे फिर खर्चे। मैं मनमौजी आदमी हूँ, जब दिल किया काम करूंगा, जब नहीं घर में आराम करूंगा। उस रात बारिश के साथ साथ एक नई मुसीबत भी थी। आयशा को घर में कैसे लाया जाए, तो पूरी तरह बेहोश थी। गली में कोई दिख तो नहीं रहा, फिर भी रघु ने हर खिड़की पर नजर डाली, सब बंद थी। उसने चैन की सांस ली और पिछली सीट का दरवाजा खोला। लड़की को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हल्की नहीं थी। मुश्किल से उसे गोद में उठाया और घर का ताला खोला। अंदर पहुंचते ही उसने आंगन में पानी भरा मिला। कमरे की छत से भी टपक रहा था पानी, फिर भी उसने अपनी चारपाई पर लिटा दिया। कमरे की हालत देखकर खुद को संभालते हुए बोला, हे भगवान, ये कैसी रात है। फिर बाहर जाकर टैक्सी लॉक की और शॉल निकालकर आयशा पर डाल दी। अब सवाल था, खुद कहाँ सोए। कमरा तो छोटा था, चारपाई थी और वो चारपाई अब आयशा के कब्जे में थी। आंगन में भी पानी था, जमीन पर बैठना मुमकिन नहीं था। आखिरकार उसने कुर्सी बाहर रखी, दूसरी कुर्सी सामने रखी और उस पर पांव टिकाकर बैठ गया। तेज बारिश में भी आंखें बंद होने लगी थी। वह खुद से बुदबुदाया, शरीफ आदमी हूँ पर फरिश्ता नहीं, बेहतर है कमरे से बाहर ही रहूं। रात धीरे धीरे गुजरती रही। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच कब रघु को नींद आ गई उसे पता न चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बारिश थम चुकी थी। रघु ने झाड़ू उठाया और आंगन से सारा पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। किचन की तरफ जब उसने देखा तो बर्तनों का ढेर पड़ा था। वह उन्हें धोकर खुद के लिए नाश्ता तैयार करने लगा, फिर आयशा के लिए भी कुछ न कुछ बना दिया। घड़ी ने 9 बजकर कुछ ही पल दिखाए थे। रघु ने सोचा अब उसे उठा देना चाहिए ताकि वह ठीक समय पर अपने घर पहुंच सके और रघु भी चैन की नींद ले सके। वह कमरे के दरवाजे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ और दस्तक दी, पर कोई जवाब न आया। जरा सा दरवाजा खोला तो देखा आयशा अभी भी सो रही थी, पर शॉल चेहरे से हटी हुई थी। रघु के दिल में एक अजीब सा खिंचाव हुआ। वह खींचे हुए चला गया। कुछ पल उसने खुद टकराती मन की बातें ठुकराई। आंखें तो देख ही सकता हूँ, खूबसूरत चीजें देखने में क्या गलत है। फिर उसने अपने आप को संभाला और खुद से कहा, चोरी जैसा कुछ भी नहीं कर सकता, बस चेहरा देख लेना और चुपचाप मदद कर देना। थोड़ी जोर से दस्तक दी तो आयशा उठ खड़ी हुई, बाहर आती हुई बैठ गई। उसकी नज़रों में कुछ शर्मीली और कुछ डर का तासुर था। उसने फटे कपड़ों को जल्दी से अपनी शॉल में दबा लिया। रघु ने कोशिश की बात संभालने की। शायद रात को वो नशे में थी, जिस कारण वह टैक्सी में आ गई और बेहोश हो गई। उसने विस्तार से बताया कि वो उसे उठाकर अपने घर लाया था, मजबूरी में गोद में भी उठाना पड़ा, पर फिर उससे आगे कुछ भी गलत नहीं हुआ। ये बात स्पष्ट करते हुए उसने कह दिया कि आयशा पूरी तरह महफूज है। आयशा थोड़ी घबराई। रघु ने उसे वॉशरूम दिखाया ताकि वह मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर सके। वह वॉशरूम गई और जब बाहर आई तो मेकअप उतरा हुआ था, ढीले ढाले पुरुषों के कपड़े, और वह भी तन्हाई से तंग थे। रघु ने अलमारी में से अपना एक मर्दाना जोड़ा निकाला और चारपाई पर रख दिया। आयशा ने वो कपड़े पहन लिए और चुपचाप नाश्ता करने लगी। वह किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी रघु ने पूछा कि उसे कहाँ छोड़ना है।
आयशा ने थरथराते स्वर में कहा कि उसका कोई नहीं है, बस वह बेसहारा है। ये सुनकर रघु हैरान हुआ। उसने पूछा कि वह लोग कौन थे जो उसका पीछा कर रहे थे। आयशा ने बस कहा कि ये उसकी बदकिस्मती थी और किसी के बारे में बताना मुश्किल है। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी और अपना चेहरा छुपाने लगी। तभी रघु ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसे पास के ही नजदीक एक महिला आश्रम में छोड़ आएगा। आयशा ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार करके कहा, नहीं, आप मुझे मेन रोड पर छोड़ दीजिएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। नाश्ता करने के बाद जब वह कमरा छोड़ने के लिए तैयारी कर रही थी, रघु ने सोचा कि वह उसे मेन रोड पर छोड़ आएगा, पर जब कुछ देर तक आयशा बाहर न निकली तो रघु कमरे के पास जा पहुंचा। तभी उसे सिसकियों की आवाजें सुनाई दी। उसने हल्का से दस्तक दी तो आयशा रुकी और आंसू पोंछकर बाहर आई और आंखें सुर्ख हुई थी। रघु ने फिर पूछा कि क्या उसका कोई जानने वाला है। आयशा ने कहा कि नहीं। तब रघु उसके साथ बाहर आया। रघु ने टैक्सी स्टार्ट की। वह मेन रोड पर पहुंचकर उसने आयशा को वहीं उतार दिया। फिर वह अपने रोजमर्रा के काम पर निकल पड़ा। दिन भर उसे आयशा का चेहरा उसकी आंखों में उभरने लगा। रघु के दिल में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि पता नहीं वह लड़की कौन थी और वह लड़के कौन थे जो उसका पीछा कर रहे थे, जिन लोगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। सारा दिन रघु के जहन में यही सब बातें चलती रही। उस दिन वह सामान्य सवारियां मिली और रात को वह 10 बजे तक आसपास घर पहुंचा था। थकान से चूर रघु बस सोच रहा था कि किसी पड़ोसन से थोड़ा खाना मांग ले, खुद कुछ बना नहीं सकता। बहन सिया भी जब घर आती तो अक्सर कुछ खाना फ्रिज में बनाकर रख देती, वरना रघु के खाने का कोई सहारा बस अंडे ही थे। जैसे उसने घर का ताला खोला, घर का अंदाजा बदल चुका था, साफ सुथरा। रघु हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर कोई चोर अंदर घुसा होता तो घर बिखरा मिलता, पर सब कुछ तो ठीक ठाक था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए किचन में पहुंचा तो वहीं वह लड़की मौजूद थी। रघु देखकर चौंक उठा। आयशा ने शर्मा कर नजरें नीची कर ली। रघु ने आश्चर्य से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। आयशा ने घबराहट में बताया कि महिला आश्रम के बारे में उसने सुन रखा था और वहां उसकी इज्जत बची नहीं रहेगी, इसलिए वह वापस आ गई। रघु ने पूछा कि दरवाजा तो ताला वाला था, आई कैसे। आयशा ने बताया कि घर के बाहर लगे पेड़ पर चढ़कर वह कूद कर अंदर आई। ये सुनकर रघु और भी हैरान रह गया कि इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी। आयशा ने कहा कि उसने रोटी और कुछ खाना बना दिया है। रघु ने कहा, ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। नहा कर आने पर उसने देखा कि वह खाना उसी छोटी सी तिपाही पर रखा था। रघु ने पूछा, क्या वह नहीं खाएगी। आयशा ने कहा, आप पहले खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। खाने के दौरान रघु ने गौर से देखा कि वह अब भी उसके पुरुषों के ढीले कपड़े में थी। उसने खुद से कहा कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आयशा ने कहा, फिर मैं कहाँ जाऊँ। रघु ने कहा, क्या उसे सुरक्षा मिल सकती है। आयशा ने कहा, हाँ। इसलिए वह वापस आई और कहा कि रघु बहुत शरीफ इंसान है। रघु उसे माना कि वह इंसान है, फरिश्ता नहीं। मोहल्ले वाले शक कर देंगे, उसकी शराफत पर उंगली उठ सकती है। आयशा आंखें भर आई और वो बोली, मजबूर है, उसका कोई नहीं है। रघु ने पूछा कि पीछा करने वाले कौन थे, लेकिन आयशा फिर से चुप हो चुकी थी। तभी रघु ने खाना खाया। आयशा ने दाल बनाई थी जो बहुत ही स्वादिष्ट निकली। बातचीत के बीच रघु ने ईमानदारी से कहा, जब उसने उसे पहली बार देखा तो उसकी नीयत भी फिसल सकती थी, और ये बात कहकर वह शर्म से दूसरी तरफ झुक गया। उसने स्पष्ट किया कि फिर भी उसने कुछ भी गलत नहीं किया। पूरी रात बाहर कुर्सी पर बैठकर उसने खुद को कसकर संभाला था। अब बाहर काले बादल छाने लगे थे और रघु के मन में एक बेचैनी थी कि पता नहीं कब रात को फिर कब बारिश शुरू हो जाए। लेकिन कुछ ही देर बाद तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। रघु ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अब आप बताएं, अगर आप कमरे में सोएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। मेरे घर में तो बस एक ही कमरा है। वह लड़की आयशा धीमी आवाज में बोली, आप कमरे में जाकर सो जाइएगा, मैं आंगन में गुजारा कर लूंगी। रघु ने सिर हिलाया। देखिए, ये मसले का हल नहीं है। आयशा बोली, तो फिर आपकी नज़र में हल क्या है। रघु ने कहा, मुझे ये बता दीजिए कि आप हैं कौन, कहाँ से आई हैं, आपके साथ क्या हुआ, वो लड़के कौन थे। भाई आयशा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, बस इतना समझ लीजिए कि मैं अपनी इज्जत बचाकर भागी थी, लेकिन वो लोग मुझे शराब पिला चुके थे, इसलिए घर से तो भाग आई, मगर कहीं भी जाती तो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। तभी आपकी गाड़ी नजर आई, इसलिए उसमें बैठ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब सुबह उठी तो महफूज थी, इसलिए मुझे लगा कि आपसे ज्यादा सुरक्षित जगह मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। रघु ने पूछा, और उन लड़कों के पास कैसे पहुंची। ये सुनकर वह फिर से रोने लगी। मेरी माँ की मौत हो चुकी है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। वो चाहती थी कि मैं उसके दूर के भाई आमिर से शादी कर लूं। मैं वहां से भाग आई थी और रास्ते में उन लड़कों से पनाह मांगी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो ही भेड़िए हैं। उन्होंने गाड़ी में मुझे सॉफ्ट ड्रिंक कहकर शराब पिला दी। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करते, मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर भाग गई। तभी कुछ ही फासले पर आपकी टैक्सी खड़ी थी, बस मैं उसमें आकर बैठ गई और आपसे गाड़ी चलाने को कहा। यही हुआ था। रघु ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे
माता पिता के घर छोड़ दूं? आयशा बोली, आप क्या चाहते हैं? मेरी सौतेली माँ अभी भी अपने उस बिगड़ैल भाई आमिर से ही मेरी शादी करवाना चाहती है। अगर मैं वहाँ गई तो फिर वही सब होगा। रघु ने लाचार होकर कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आयशा बोली, बस मुझे पनाह दे दीजिए। रघु ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं ऐसे नहीं दे सकता पनाह। मोहल्ले में मेरी इज्जत है, किसी अजनबी लड़की को अपने साथ रख लूं तो लोग क्या कहेंगे? पनाह देनी है तो शादी करनी पड़ेगी। आयशा ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, वो क्यों? रघु ने कहा कि जाहिर सी बात है, बिना शादी के अगर तुम यहाँ रहोगी तो बदनामी होगी। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। रघु को खुद भी ऐसा ही मंजूर था। उसने अपनी छोटी बहन सिया को बुलाया और सारा हाल बताया। सिया ने अपने पति किशोर को बुलाया, 3-4 लोगों को गवाह बनाया और वहीं रघु और आयशा की शादी हो गई। सिया ने जल्दी जल्दी शादी की पोशाक और जरूरी कपड़े खरीदे। शादी के बाद मोहल्ले की औरतों को बुलाकर खाना भी बनवाया। सबको यही बताया गया कि आयशा उसकी कोई दोस्त है। सिया ने रघु का रिश्ता तय करवाया है। रात तक सब मेहमान चले गए। सिया भी अपने घर लौट गई क्योंकि रघु के घर में तो जगह नहीं थी। जब रघु कमरे में गया तो आयशा सजी धजी बैठी थी, लेकिन गुमसुम थी। रघु ने दरवाजा बंद किया तो वो और सिमट कर बैठ गई। एक ही चारपाई थी कमरे में। रघु उसके पास जाकर बोला, देखो, अभी मेरी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन जल्द ही दूसरा बिस्तर ले लूंगा। आयशा चुप रही। रघु उठा और अलमारी से अपनी माँ की पुरानी अंगूठी निकाली। वो वही अंगूठी थी जो उसकी माँ ने दी थी, ये कहते हुए, जब तेरी शादी होगी तो इसे अपनी बीवी को दे देना। रघु ने अंगूठी साफ की, एक कप में रखी धूल हटाई और आयशा के पास लाकर कहा, इतनी जल्दबाजी में शादी हुई है तो यही अंगूठी अभी ऐसे ही पहन लो, बाद में सोने के पानी से धुलवा कर दूंगा। आयशा ने हल्की आवाज में कहा, कोई बात नहीं। रघु बोला, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से होगी। वो फिर भी चुप रही। रघु मुस्कुराया, उस रात बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। लेकिन आयशा के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। तभी रघु के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो कुछ पूछ ना पाया। जब वो थोड़ा उसके और करीब गया तो आयशा पीछे हटी और अपनी आंखें बंद कर ली। रघु ने फिर से पूछा, आंखें क्यों बंद की? तब वह बोली, वह शर्म आती है। लेकिन रघु को लगा कि वह खुश नहीं है, जैसे उसके अंदर कोई बोझ है और कोई डर है। सुबह जब रघु की आंख खुली तो आयशा कमरे में नहीं थी। वह बाहर निकला तो उसने देखा आयशा की आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो सारी रात रोती रही हो। वो बोली, मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी, नाश्ता बना दूं? रघु ने कहा, हाँ बना दो। वह किचन में चला गया और बोला, आयशा कोई बात है क्या? तुम रोई क्यों? वो बोली, नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी? लेकिन उसकी आवाज में वो नमी थी जो सब कुछ कह रही थी। अभी रघु के दिल दिमाग में बातें चलने लगी कि जो बातें उसने बताई थी पता नहीं सच्ची थी या झूठी थी। मैंने कौन सा सब कुछ देखा? फिर सोचा कि शायद उसको अपने घर वालों की याद आ रही होगी। जब वह नाश्ता बनाकर बाहर रखने लगी तो वह उसके सामने बैठ गया। वह भी उसके सामने बैठी थी। वो उसे कहने लगा कि तुम्हें यह मसला था कि तुम्हारी सौतेली माँ अपने बिगड़ैल भाई आमिर से तुम्हारी शादी करवा देंगी, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है। चलो आओ, अब मैं तुम्हारे बाबा से तुम्हें मिलवा कर आता हूँ। ये सुनते आयशा की रंगत एकदम पीली पड़ गई। घबराई और कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आप नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं यहीं रहूंगी आपके पास। रघु ने आगे कहा, मेरी शादी को 8 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मुझे वह खुशी नहीं लगती जैसी खुशी एक लड़की को शादी के बाद होती है। वैसी खुशी तुम्हारे चेहरे पर नहीं है। इस बात पर आयशा बस चुपचाप मुस्कुरा देती। रात को जब वह घर आता तो वह बस किचन में सोच में डूबी रहती। उसे वह आयशा कहकर पुकारता तो वह बुरी तरह चौंक जाती। उसे बेइंतहाशा मोहब्बत करने लगा था। जितना उसका ख्याल रख सकता था वह रख रहा था। जो भी पैसे कमाता वह लाकर उसके हाथ में रख देता। लेकिन वो उसकी शक्ल देखने लगती। एक दिन उसने कहा कि ऐसे क्यों देख रही हो? तो वो कहती, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। रघु की आवाज़ में अब एक थकान सी उतर आई थी। वह आगे बोला, 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके रवैये में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह उससे ना तो नहीं करती, जो कहता वो चुपचाप हाँ में हाँ मिलाती। मेरा जी चाहता कि वह वैसे रहे जैसे हर एक लड़की रहती है। एक बार उसने कहा कि आयशा, जो तुम्हारे दिल में है वह साफ साफ मुझसे कह दो। यहाँ पर वैसे रहो जैसे रहना चाहती हो। ये तुम्हारा घर है। अब तो मैंने उसे एक सेकंड हैंड फर्नीचर भी लाकर दे दिया था, कमरा भी सजा दिया। मैंने कहा, इसे सजा के संवार के रखो और खुश रहो। मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आयशा ने खाली आंखों से उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, मैं खुश हूँ। रघु बोला, मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं लगता? मुझे भी तो लगे कि तुम खुश हो। तुम हंसती नहीं हो, मुझसे बातें नहीं करती, जो पूछता हूँ जवाब देती हो, बस खाना सामने रख देती हो। मियाँ बीबी तो सब बातें होती हैं। मेरा दिल भी चाहता है कि जब मैं थका हारा वापस आऊँ तो तुम मुझसे भी जी भर के बातें करो। वह कहने लगी, क्या बातें करूँ? आप बता दे, मैं वो बातें कर लिया करूँगी।
कमरे में बैठा रघु इस बात को चुप होकर सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं जो कह रहा था अब मैं कह कह कर थक चुका हूँ। उसका रवैया वैसे ही वैसा था। अब मैं उसके बारे में मजबूरन सोचने लगा। ऐसी कोई लड़की नहीं होती जैसी वह थी। मेरी बहन सिया भी आती थी, वह भी उसके साथ बातें नहीं करती, खाना बना कर रख देती, खाने को पूछ लेती, सब कुछ करती, बस बोलती नहीं। इस बात को मेरी बहन सिया ने भी महसूस किया था। और फिर एक बार वो हुआ जिसका रघु को अंदाजा भी नहीं था। रात के वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु ने पूछा, कौन है? वो शख्स कहने लगा, दरवाजा खोलो, तुमसे काम है। रघु ने दरवाजा खोला तो वो एक नौजवान था, उसकी ही उम्र का। घर के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा था। अभी रघु ने कहा कि अंदर क्या देख रहे हो, कौन हो आप? तो कहने लगा, मुझे आयशा से मिलना है। ये सुनकर रघु हैरत से उसे देखने लगा। फिर उसने कहा कि आप कौन हैं? तो कहने लगा, मैं आयशा का पति हूँ। ये सुनकर तो रघु का दिमाग काम करना ही छोड़ गया। उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो नौजवान बोला, बकवास नहीं कर रहा, उसे बाहर बुलाओ, वो मुझे जानती है। तभी कमरे से घबराती हुई आयशा बाहर आई। उसे देखते ही वो नौजवान की सांसें थम गई और आयशा का चेहरा सफेद पड़ गया। रघु ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम इसे जानती हो? आयशा चुप रही। रघु फिर बोला, मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसे जानती हो? ये कह रहा है कि ये तुम्हारा पति है। ये कैसे मुमकिन है? अगर ये तुम्हारा पति है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? आयशा की आंखों में आंसू झलक पड़े। वो रोते हुए बोली, ये मेरे शोहर अयान हैं जिन्होंने मुझे तलाक दे दिया था। मैं जानती हूँ कि मैं एक मुस्लिम थी, लेकिन मैंने आपको यह हकीकत बताई नहीं थी। लेकिन तलाक देने के बाद इन्हें बहुत पछतावा हुआ। वह मुझसे कहने लगा कि हलाले के लिए किसी शरीफ आदमी से निकाह कर लो ताकि फिर मैं तुम्हें वापस ले सकूं। लेकिन जिसे भी वह मेरा हलाला करवाने की कोशिश करता, बात खुल जाती। इसलिए उसने एक नया खेल रचा। एक दिन जब वह तुम्हारी टैक्सी में बैठा था तब उसने तुम्हें देखा था। तुम्हारी बातों से उसे पता चला कि तुम शरीफ इंसान हो, शादी की जिम्मेदारियों से भागते हो। बस उसने मेरे साथ मिलकर ये पूरा नाटक रचा। रघु ये बात सुनकर हैरान रह गया। आयशा आगे बोली, जब उसने तुमसे कहा कि मैं सामान रखकर आता हूँ फिर आपको छोड़ दूंगा, तो वह तुम्हारा घर देख चुका था। और जब उसने मुझे तलाक दिया तो हलाले के लिए मुझे उसी के बताए रास्ते पर चलना पड़ा। उस रात की बारिश में जो कुछ हुआ उसी के कहे अनुसार हुआ था, बल्कि उसी का बनाया ड्रामा था। उसने मुझे जबरदस्ती तुम्हारे घर भेजा। उसे यकीन था कि तुम मुझे बेचारी बेसहारा समझकर मुझसे शादी कर लोगे, और जैसा उसने चाहा वैसा ही हुआ। एक मौलाना ने कहा था, एक दिन का हलाला हलाना नहीं माना जाता, इसलिए 3 महीने तक रुकना होगा। 3 महीने बीत चुके हैं, इसलिए अब तुम मुझे तलाक दे दो। रघु का सिर घूम गया। उसने कहा, क्यों मैं तुम्हें तलाक दे दूं? तुम अब मेरी बीवी हो। फिर उस नौजवान अयान की तरफ बढ़ा जो दरवाजे पर खड़ा था। अयान गुस्से में बोला, देखो, शरावत से मेरी बीवी को तलाक दे दो। रघु गरज उठा, एक तो ये तुम्हारी बीवी नहीं मेरी बीवी है, और दूसरा तुमने क्या निकाह को मजाक समझ रखा है? निकाह हो या शादी, दोनों एक ही होते हैं। तलाक दोगे फिर पछताओगे और हलाले के नाम पर औरतों का सौदा बना दोगे। तुम जैसे लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। अयान बोला, देखो, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ, जितना चाहिए ले लो। रघु ने कहा, अपने पैसे अपनी जेब में रखो। क्या समझते हो, बीवी को तलाक देना खिलौना है तुम्हारे लिए? तलाक दोगे फिर अफसोस करोगे और फिर किसी दूसरे मर्द के जरिए अपनी मर्जी पूरी करोगे। ये जिंदगी है, तुम्हारा कोई खेल नहीं। रघु ने सख्ती से कहा, ये अब मेरी बीवी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अयान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पहले उससे तो पूछ लो क्या वो तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है या नहीं। रघु ने कहा, उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी, 3 महीने मेरे साथ रही है और अब बाकी की जिंदगी भी मेरे साथ गुजारेगी। अयान आयशा के साथ पास आया और बोला, बोलो आयशा, हमारा प्लान तो सही था ना? तुमने इससे तलाक क्यों नहीं लिया? मैं तुम्हें बार बार फोन करके कह रहा था कि ये मामला खुद सुलझा लो। आयशा रो पड़ी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, क्योंकि इसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है, इसने मेरी देखभाल की, मेरी इज्जत की। मोहब्बत क्या होती है मैंने इस शख्स के साथ रहकर जाना है। ये गरीब जरूर है, लेकिन इसने मुझे वो सुकून दिया जो मैं 2 साल कभी देख ना सकी। तुम मोहब्बत की बातें करते थे, लेकिन जरा जरा सी बात पर तलाक की धमकी देते थे। तुम्हारे घर वालों की खिदमत करते करते मेरे हाथों में छाले पड़ गए, मगर तुम्हें परवाह नहीं थी। वो रोती हुई बोली, तलाक का तमाचा तो आखिर तुमने मारा है, और जब पछतावा हुआ तो मुझे हलाले की आग में झोंकना चाहा, लेकिन अब नहीं। अब मैं ऐसी कोई आजमाइश नहीं देना चाहती, अब मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए रघु के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम्हारे साथ चाहिए। रघु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सुन लिया तुमने? अयान गुस्से से उससे घूरता हुआ वहां से चला गया। अयान के जाने के बाद आयशा बुरी तरह रो पड़ी। रघु ने कहा, तुम्हें पहले ही सच बता देना चाहिए था। आयशा सिसकते हुए बोली, कैसे बताती? सच कहती तो शायद तुम मुझसे शादी ना करते, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरी शादीशुदा जिंदगी थी, और जो भी ड्रामा था अगर वो सब बताती तो तुम मुझे छोड़ देते। लेकिन अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, सच जानकर तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। फिर वो बोली, जो आदमी बीवी को हर वक्त तलाक की धमकी देता है
उस औरत को समझ जाना चाहिए कि वो कभी घर बसाना जानता ही नहीं। रघु ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसके आंसू उसके दिल को छू गए। उसने धीरे से कहा, अब और नहीं रोना, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब तुम मेरी बीवी हो और ये घर तुम्हारा है, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। उसने आयशा के गालों पर बहे आंसू पोंछे। आयशा ने पहली बार मुस्कुराया, सच्ची दिल से आई मुस्कान। उसने धीमे से कहा, मैंने सब कुछ झूठ बोलकर शुरू किया था, लेकिन अब मैं झूठ में नहीं जीना चाहती। मैं तुम्हें वो सब बता देना चाहती हूँ जिसकी तुम हकदार हो। और रघु बस उसकी आंखों को देखता रहा, जिनमें डर नहीं अब सच्चाई थी। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब बस सब खत्म हो गया आयशा, अब कोई तुम्हें दर्द नहीं देगा। वो सिसकते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी बार खुद को खत्म करने का सोचा था, मगर जब तुम मिले तो लगा जैसे खुदा ने मुझे एक आखिरी मौका दिया है, सच्चा घर देखने का, सच्चा प्यार महसूस करने का। रघु की आंखें भर आई। उसने कहा, हम दोनों का अतीत बहुत दर्दनाक है, अब हमें अपने कल को खूबसूरत बनाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मुस्कुराना सीखो, जैसे हर औरत का हक होता है मुस्कुराने का। आयशा ने उसके हाथों को थाम लिया। अब डर नहीं लगता रघु, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। समय इसी तरीके से बीतता गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई। रघु मेहनत करता और आयशा उसके साथ निभाती। वह घर जो भी कभी वीराना लगता था, अब हर सुबह उसकी हंसी से गूंजता। मोहल्ले वाले कहते, रघु का तो घर अब सच में घर बन गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।